नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या है कि प्रॉपर फुल स्टॉप का यूज करना, कॉमा कहाँ लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है राइटिंग में। सो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी में। अगर हम हमें ये पता नहीं कि कहाँ गैप आना चाहिए, कहाँ गैप नहीं आना चाहिए, हम कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि कहाँ फुल स्टॉप जरूरी है, कहाँ हमें ब्रेक लगाना है। अगर मैं लगातार आपको एक सेंटेंस में सारा पूरा ये पढ़ के सुना दूं तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर गैप्स ले रही हूँ, प्रॉपर बीच में कॉमास कहाँ लगाने, कहाँ मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो कहाँ कितना गैप आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ टीचर। सो अगर आप कोई टॉपिक भी समझा रहे हैं या कोई आप जॉब भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंक्चुएशंस आपको आने चाहिए। सो डेफिनेशन क्या है, पंक्चुएशन क्या है, आपको हेल्प करती है रिटन सेंटेंसेस को क्लियर और मीनिंगफुल बनाने में, ठीक है। नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है कि जॉब एप्लीकेशंस में, रिपोर्ट्स में, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशंस में भी, इवन फॉर्मल या इनफॉर्मल में भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, तो और प्रोफेशनल इमेज बनी रहे अच्छी, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पंक्चुएशन की। एग्जाम्पल मानिए कि रुको जाओ मत, रुको मत जाओ, ठीक है, रुको के बाद कॉमा है मत जाओ, और एक है रुको मत जाओ। सो इसके बीच में डिफरेंस है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। सो दोनों का मीनिंग अलग है। एक में क्या है, रुको के बाद जिसमें कोमा है इसका मतलब रुकना है, जाना नहीं है, मत जाओ। और रुको मत यानी कि रुकना नहीं है, जाओ। तो रुको मत के बाद कोमा आएगा, इसका मतलब आप चले जाइए। तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है, मीनिंग चेंज हो गया है कोमा की वजह से। सो बहुत ज्यादा जरूरी है एक सही कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात रखना, वरना पंक्चुएशन से जो पूरा मीनिंग है आपका वो डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो सकता है ना। अगर आप यूँ मान लीजिए कि कोई आपके पास कस्टमर आ जाता है, तो आप उसको बोल दीजिए कि ना रुको मत जाओ, ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए रुको मत जाओ। तो वो रुको मत जाओ, हम बोल रहे हैं रुको मत जाओ, लेकिन वो रुकता नहीं है, रुको मत जाओ, उसको लगता है कि हमने रोकने के लिए उसको बोला कि रुकना नहीं है, चले जाइए आप। सो ये तो पूरा मीनिंग ही गलत हो गया ना। तो यही डिफरेंस है, पंक्चुएशन का बहुत ज्यादा सही तरीके से यूज करना हमें आना चाहिए। नीड क्या है, जॉब एप्लीकेशंस में, रिपोर्ट्स में, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में करेक्ट पंक्चुएशन हमें क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने बता दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, ठीक है, और प्रोफेशनल सही इमेज बनाने के लिए हेल्पफुल रहती है। मेथड क्या होंगे इसके, रियल सेंटेंसेस में इसको डे टू डे लाइफ में हमें यूज करना, ठीक है, कोई गेम्स ऐसे जो सेंटेंसेस को ठीक करने में हो उसको यूज करना, और सही कोई जॉब एप्लीकेशन प्रॉपर एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि कोई जॉब एग्जांपल्स हम खुद से लिख के, जॉब एप्लीकेशंस हम जॉब एप्लीकेशंस हम लिख के देखें फॉर एग्जांपल के लिए, ट्राई के लिए, ताकि हमें पता चले कि कहाँ गैप आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। जैसे विदाउट पंक्चुएशन है, आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब, प्लीज गिव मी अ चांस, ठीक है, और पंक्चुएशन के साथ आएगा आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब, प्लीज गिव मी अ चांस। सो सेकंड वन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट इज 4.8 राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस कैसे होंगे कि किसी चीज को हमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना है। जॉब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी जो बात है शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है, शॉर्ट सेंटेंसेस हो, सिंपल हो, ठीक है, लेकिन सही हो, और हमारे जो आइडियाज हैं वो प्रॉपर हम क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो, ठीक है। डेफिनेशन क्या होंगी इसकी, यही कि बेसिक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, हम प्रॉपर ग्रामेटिकली मिस्टेक, ये नहीं कि प्रॉपर ज्यादा ही ग्रामेटिकली, मीन्स ये कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का हमें पता हो इंग्लिश में और उसका हम यूज करें। ये ना हो कि देयर पहले आ रहा है, इट बाद में आ रहा है, यानी कि इट इज रेनिंग देयर, हम बोल देंगे देयर इट इज रेनिंग इट, देयर रेनिंग इज इट। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो सामने वाला हमारी बात ही नहीं समझ पाएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, तो हमारे आइडियाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है। सो इतना भी गलत नहीं हो, बेसिक स्ट्रक्चर उनका ठीक होना चाहिए। नीड क्या है इसकी कि जो फॉर्म्स है, रिज्यूम्स है, ठीक है, और कोई भी इंस्ट्रक्शंस है उसको देने में, लिखने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। वर्क प्लेस में जो कम्युनिकेशन होगा तो वो प्रॉपर तभी होगा जब हम सिंपल सेंटेंसेस का यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस से हम हमारी बात कोई दूसरा समझ भी पाएगा और लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी, हमें खुद को भी याद रहेंगे और सामने वाला भी जो याद रखेगा कि किसी ने XYZ ने हमें ये बात बोली थी, तो वो बात लंबे टाइम तक याद रहेगी। हो सकता है हमारे इंस्ट्रक्शंस उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, है ना। जैसे आई कैन यूज द कंप्यूटर, शी इज आंसरिंग द फोन। नेक्स्ट है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रॉपर क्या जॉब की एड्स, टाइटल्स, ठीक है, क्या क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है, क्या कौन सी रिक्रूटमेंट स्किल्स हैं, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस चीज को समझना। डेफिनेशन है कि हमें क्या है, एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट व्हाट एम्प्लॉयज आर लुकिंग फॉर, यानी कि हमें इस चीज को समझना, पढ़ना और उसको पूरा अच्छे से समझ जाना, कॉम्प्रीहेंड कर लेना कि एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयर्स को क्या क्या चाहिए, जो हमें जॉब दे रहे हैं उनको क्या क्या चाहिए, यानी कि उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करें। लाइक अगर कोई इंजीनियरिंग, उसमें हम अगर मैंने कर रखी है, मान लीजिए BA कर रखी है, ठीक है, आर्ट्स से कर रखी है मैंने, बैचलर
ठीक है? और उन्होंने माँग रखा है बीएससी का, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल उसमें। सो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं हूँ, क्योंकि टेक्निकल उसमें क्या है, बीटेक चाहिएगी और मैंने कर रखी है बीए, तो मैं एलिजिबल हूँ ही नहीं वहाँ पे, ठीक है? मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं है जो उनको चाहिए। सो वो चीज़ देखकर अपने उस जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए भी, उस चीज़ को देखकर ही मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँ, वो चीज़ होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी आईसाइट अच्छी नहीं, मेरी आईसाइट ठीक नहीं है, ठीक है? और मैं आर्मी के लिए वहाँ पे डालती हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं हूँ, क्योंकि आर्मी में तो क्या है, हमारा फिजिकल टेस्ट होगा, मैं वहाँ पे आउट हो जाऊँगी, तो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उनकी जो नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग, जो स्किल्स उन्होंने बोल रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? उसको चीज़ को समझना प्रॉपर, ठीक है? नीड क्या है इसकी, यही है कि जब तक हम जॉब को समझेंगे नहीं, तो हमें जो स्टूडेंट्स हैं, वो सही जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। सो ये स्किल हमें हेल्पफुल करती है कि कोई एक सही हमारी क्वालिफिकेशन हमें सही, हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें सही जॉब मिले, है ना? मेथड यही होगा कि हम डे टू डे लाइफ में जो हमारे नोटिफिकेशन आते हैं, जो एडवर्टीजमेंट आती है, उसको प्रॉपर हम डे टू डे देखते रहें कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्या सैलरी है। तो हो सकता है हमने पीएचडी करी हो, सो उसके लिए कोई एलिजिबल प्रॉपर एक आए नोटिफिकेशन, तो हम उसके लिए अप्लाई करें। ये ना हो कि हम जो भी आ रहा है हर फॉर्म भर रहे हैं, हर चीज भर रहे हैं, ऐसा ना हो। हमारी जो एलिजिबिलिटी है उसको देखते हुए, जो उनको स्किल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हम अप्लाई करें। अब किसी ने बोल दिया कि ड्राइंग की उसमें हमें आती नहीं ड्राइंग का डीवी, और हम ड्राइंग करने चले वहां पे, ठीक है, फॉर्म भर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि उनकी जो नीड है वो अलग है, ठीक है? उनको जो स्किल्स चाहिए वो अलग है, वो हमारे पास स्किल है ही नहीं। या तो आप स्किल सीख के आइए, फिर अप्लाई कीजिए उसमें, है ना? एग्जाम्पल है कि किसी को ऑफिस असिस्टेंट की जरूरत है, जिसको टाइपिंग आती हो, सैलरी 12,000 हो, ठीक है? तो स्टूडेंट समझेगा, पढ़ेगा और उसको समझेगा कि वो रिक्वायरमेंट में फिट है या नहीं है। ये हो सकता है कि हाँ, टाइपिंग थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत नहीं आती, वो सीख जाए, ठीक है? एक वीक में प्रैक्टिस करके टाइपिंग सीख के जा सकती है, अगर थोड़ी बहुत भी टाइपिंग आती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, है ना? नेक्स्ट इज 4.9, जिसमें है कि एप्लीकेशंस लिखना और कवर लेटर्स लिखना। इसका मतलब है कि फॉर्मली हम कैसे हम एक रिक्वेस्ट के लिए जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और कैसे हम पूरा कोर्स कर सकते हैं राइटिंग के थ्रू, ठीक है? सो अ, ये एक तरीका है रिक्वेस्ट करने का। सो एप्लीकेशन क्या होगा, एक लेटर होगा जो एम्प्लॉयर्स को हम करेंगे, जिसमें क्या है, हम बताना चाहेंगे कि हम जॉब के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, हमारी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज चाहिए और क्या हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें कितनी सैलरी चाहिए। सो दैट इज एक प्रॉपर एप्लीकेशन में एक जो एम्प्लॉयर्स को हम ये लिखेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी इसमें भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नीड क्या है इसकी, इनकी इसकी नीड यही है कि ये जो स्किल है, जिसको भी जॉब चाहिए उसको ये स्किल आनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक मेल नहीं डालेंगे, एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, तो हम उनको पता कैसे चलेगा कि कहीं मतलब हम एक एलिजिबल कैंडिडेट वहां पे बैठा है ना? और एक जो अच्छी लिखी हुई जो एप्लीकेशन होगी, वो एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन डालती है एम्प्लॉयर के ऊपर। मेथड क्या होगा इसके, यही कि प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसको हम प्रैक्टिस करें बार बार। स्कूल में भी हमें एप्लीकेशन लिखवाई जाती थी, तो हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे जो प्रैक्टिस करेगा तो उसको, स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कहीं मिस्टेक हो रही है नहीं हो रही है, और जो सही पैटर्न होगा उसको फॉलो करते हुए वो आगे अप्लाई कर सकते हैं। कंक्लूजन यही है कि ये जो सारे फंक्शंस थे, तो जो इंग्लिश में मैंने, थोड़ा हिंदी के नोट्स नहीं अवेलेबल हो पाए, सॉरी। सो ये सारे जो फंक्शंस थे, ये सारे क्या थे कि एक एम्प्लॉयबिलिटी जो है, अगर हमें जॉब चाहिए तो उसमें कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, इंग्लिश का कैसे यूज़ हो सकता है, ठीक है? क्या-क्या स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है? और क्या हमें जो है, जो एम्प्लॉय कोई है, उसको कैसे डे टू डे उसमें यूज़ करना, डेली उसमें डेली अपनी वर्किंग में यूज़ कैसे करना है, ठीक है? जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, वो सब सारे जो एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ये सारे इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। एक समरी है, एक फास्ट रिवीजन करवाई है मैंने आपको इसमें, ठीक है? कि आपको कैसे किस तरीके से सेंटेंसेस आने चाहिए, पंक्चुएशन का सही यूज़ करना, किस सही तरीके से लिसनिंग करना, स्पीकिंग करना, ठीक है? और इतना ही था इसमें। थैंक यू सो मच।